बजट के बारे में जो मैंने कहा कि इतना जो भी प्रयास सरकार ने किया है, यह उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को, जो अर्थव्यवस्था कभी पिछली सरकारों की उपेक्षा के कारण जो उत्तर प्रदेश केवल एक लेबर फोर्स बनकर के रह गई थी, आज वह उत्तर प्रदेश देश की इकोनॉमिक फोर्स बनकर के उभरे, भारत के ग्रोथ इंजन की भूमिका के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करे, इस दिशा से सरकार ने व्यवस्था आगे बढ़ाई है। और इन्हीं सब बात को लेकर के $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी को बनाने के लिए हम लोगों ने, इस सरकार ने आज ये व्यवस्था आगे बढ़ाई है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि सरकार ने जो कदम आगे बढ़ाए थे, आज उसका परिणाम भी हम सबके सामने है। मुझे प्रसन्नता है कि ये उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं कि उत्तर प्रदेश में पोटेंशियल की कमी पहले रही हो, क्षमता पहले भी थी, प्रतिभा से संपन्न युवा पहले भी थे। उत्तर प्रदेश के युवा हो, किसान हो, महिला हो या समाज के किसी भी तबके के व्यक्ति के मन में पहले भी आकांक्षा थी, लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति की, जिस जिजीविषा की आवश्यकता होनी चाहिए थी, उसकी कमी थी। वह सोच नहीं थी और वह विजन नहीं था, और यही कर्महीनता थी जिसके कारण उत्तर प्रदेश एक नीतिगत जड़ता का शिकार हो गया था, बीमारू राज्य हो गया था, पहचान के संकट से गुजर रहा था। विकास तो यहां पे प्राथमिकता थी ही नहीं। वेलफेयर की स्कीम गरीब को मिले, गांव को मिले, कमजोर को मिले, वंचित को मिले, ये कहीं प्राथमिकता नहीं थी। जब स्वयं का हित महत्वपूर्ण हो जाता है तो परमार्थ की बात नहीं हो सकती। परमार्थ की बात करने के लिए स्वयं के हित से उभरना पड़ेगा और उस स्व को ढूंढना पड़ेगा, अन्य की पीड़ा के साथ अपनी संवेदना को जोड़ना पड़ेगा। और यह हम सब ने इसी भाव के साथ इस बजट को, लगातार 9वें बजट को हम लोगों ने इस माननीय सदन के सामने प्रस्तुत किया है। और इस बजट को प्रस्तुत करते हुए मुझे ये बातें याद आ रही हैं कि वास्तव में आप लोग दुष्प्रचार खूब करिए, खूब हो हल्ला करिए, शब्दों की मर्यादाओं की सीमाओं को भी लांघिए, लेकिन जनता जनार्दन आपको और आपके इस चीर हरण के दृश्य को भी देख रही है। आपको कभी इसके लिए माफ नहीं करने वाली है। आप लोगों ने महाकुंभ के बारे में, अयोध्या के बारे में, कोरोना प्रबंधन के बारे में, काशी विश्वनाथ मंदिर के बारे में, संभल के बारे में जो भी दुष्प्रचार किया है, उस दुष्प्रचार का जवाब प्रदेश की जनता जनार्दन दे रही है। अभी 10 उपचुनाव में दिए हैं, आने वाले समय में भी देने, हाँ दिए है ना, उसी का परिणाम था ये, आने वाले समय में भी देंगे। और इसीलिए मैं आपसे केवल मैं अंत में एक बात कहना चाहूँगा, जो अटल जी की एक पंक्ति है, किंतु अपना ध्येय यात्रा में हम कभी रुके नहीं, किसी चुनौती के सम्मुख कभी झुके नहीं, कभी झुके नहीं। और ये सरकार इसी ध्येय के साथ बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके, लोक कल्याण के लिए, वंचित को वरीयता देते हुए उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की दिशा में किए जाने वाले प्रयासों की दिशा में इस बजट को लेके आई है। मुख्यमंत्री ग्राम योजना के अंतर्गत ग्रामीण मार्गों के पुनर्निर्माण और मिसिंग गैप के निर्माण के लिए भी 200 करोड़ रुपए की, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है।
गंगा एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे और बलिया लिंक एक्सप्रेसवे ये चल रहे हैं, काम और निर्माणाधीन है। इस वर्ष तक ये सभी कंप्लीट हो जाएंगे। इस बजट में कुछ नए कार्यों की घोषणा की गई है, जिसमें हम लोगों ने चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे के साथ साथ बुंदेलखंड, यानी जो मैंने गंगा एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए बात की थी वह उसका तो उल्लेख किया गया है। इसके अलावा जेवर एयरपोर्ट को जोड़ने के लिए भी एक जो निर्माण कार्य चल रहा है हमारा, वह भी एक अच्छी व्यवस्था दी गई है। और इस बार प्रयागराज के लिए जब हम लोगों ने व्यवस्था दी है तो इसमें विंध्य एक्सप्रेसवे प्रयागराज से मिर्जापुर, भदोही, वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर को जोड़ने के लिए, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को गाजीपुर से चंदौली और शक्तिनगर, सोनभद्र शक्तिनगर तक जोड़ने के लिए, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और गंगा एक्सप्रेसवे को, गंगा एक्सप्रेसवे से चित्रकूट को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में जोड़ने के लिए और गंगा एक्सप्रेसवे को मेरठ से हरिद्वार तक जोड़ने के लिए भी हम लोगों ने बजट में घोषणा की है। महोदय, मुझे बहुत स्पष्ट करना है कि गंगा एक्सप्रेसवे गंगा नदी के पैरेलल चल रहा है। हमारा प्रयास रहेगा कि अलाइनमेंट, विदुरकुटी और सुख तीर्थ भी उसमें जुड़े, क्योंकि हमारे पार्टी से जुड़े हुए सभी जनप्रतिनिधियों की भी और जनता जनार्दन की भी मांग है, उनकी आस्था से जुड़े हुए प्रमुख तीर्थ भी हैं। और संभवतः मैं पहला मुख्यमंत्री हूं जो विदुरकुटी भी गया हूं और सुख तीर्थ भी कई बार जाके वहां प्रणाम कर चुका हूं। लेकिन अलाइनमेंट और फॉरेस्ट के उसको भी एनओसी, उसमें रिजर्व फॉरेस्ट की लैंड आती है, उसमें तमाम ऐसे क्षेत्र आते हैं जिन पर अगर कहीं न्यायालय की बाध्यता नहीं होगी तो हमारा प्रयास होगा कि हम इन सभी तीर्थों को भी इसके साथ जोड़ें। लेकिन उस बाध्यता को भी हमें देखना पड़ेगा जो पर्यावरण की दृष्टि से माननीय उच्चतम न्यायालय ने तय किए गए हैं, उनको देखते हुए सर्वे के बाद ही इन चीज़ों को हम देख पाएंगे। लेकिन हमारी हार्दिक इच्छा है कि इनकी कनेक्टिविटी और इनको बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर से इन तीर्थों को, चाहे वह माता शाकंभरी का शक्तिपीठ सहारनपुर हो और उसका बेहतर विकास हो, श्रद्धालुजन वहां हर सीजन में जा सके, सरकार उसके लिए हर प्रकार का सहयोग करने को तैयार है। सुख तीर्थ ये भागवत भूमि है, वहां का विकास हो, सरकार ने इसके लिए सुख तीर्थ विकास परिषद का गठन भी किया है। विदुरकुटी 5000 वर्ष पुरानी विरासत को हम सबको अपनी ओर आकर्षित करती है। इन सब का विकास हो, यह सरकार की हार्दिक इच्छा और सरकार इसमें कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी, हम इसको पूरा करेंगे। एमओयू कोई भी कर सकता है, लेकिन उसका एमओयू जमीन पे नहीं आया, उसको सरकार ने सम्मान नहीं दिया। आपने क्या, मॉनिटरिंग हो रही थी और एक एक चीज की मॉनिटरिंग होती है और मॉनिटरिंग करते करते जब पकड़ में आया तो उसको जहां जाना था वहां पहुंचा भी दिया जहां जाना था वहां पहुंचा भी दिया है। लेकिन आपका भी नमूना देखने को मिला है जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का मैंने आज आदेश दिया है। यह अंसल तो आप ही की उपस्थिति थी, आप ही के समय में उसको, उसकी सारी इलीगल मांगों को पूरा करके निवेशकों के साथ और होम बायर्स के साथ धोखा हुआ है। ये सब समाजवादी पार्टी के समय में सारे काम हमारे सामने, उसको हमने कभी उसको ध्यान को नहीं किया। आपने उसके लिमिट को बढ़ाया था, हमने उसको घटाया था और शिकंजा कस करके आज उसको इस स्थिति में पहुंचा देंगे कि अगर एक भी होम बायर के साथ धोखा किया तो सारी प्रॉपर्टी को भी जब्त कर लेंगे, किसी होम बायर के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। लेकिन मैं इस बात के लिए भी आश्वस्त करूंगा कि अगर किसी को गलतफहमी होगी कि किसी गरीब का पैसा या किसी नागरिक का पैसा लेकर के वह कहीं भाग जाएगा तो पाताल से भी उसको निकाल करके लेके आएंगे और सजा दिला देंगे और सबको हम गारंटी देंगे कि उसका पैसा उसको मिल जाए। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया आपने पैदा किया था, आज माफिया नहीं है, दूर की कौड़ी हो चुकी है। गोरखपुर के सब माफिया तो पहले ही जा चुके थे, उनको हम पहले निपटा चुके थे। बाकी जो बचे खुचे थे उन सबको हम लोगों ने उनकी गति को पहुंचा दिया है। और
हम लोगों का प्रयास था कि राम मंदिर बनने के पहले राम नाम सत्य है इन सब का हो जाए, लेकिन जो बचे थे समय के अंतराल में सब कुछ हो गया है। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है महोदय कि ये सब हम करने में सफल हुए हैं। पुलिस के रिफॉर्म हमने जो किए, पुलिस की सुविधाओं में जो बढ़ोतरी की, उनकी ट्रेनिंग को बेहतर की, ये वही प्रदेश था जहां पहले अपराधी दौड़ाता था, पुलिस भागती थी और पीछे अपराधी और माफिया उनको दौड़ाता था। माफिया के सामने सारे के प्रोटोकॉल फेल हो जाते थे। जो पुलिस पहले माफिया को सैल्यूट करती थी, आपने वह दृश्य भी देखा होगा, एक माफिया जिसने एक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के काफिले तक को रोक दिया था, जिस माफिया के लिए 10-10 जजेस ने कोर्ट में किसी प्रकार की सुनवाई से इनकार कर दिया था, वही माफिया जब इस सरकार के समय पुलिस की गिरफ्त में आया तो पैंट उसकी गीली हो गई थी। ये वही सरकार है। पुलिस धमक से, शासन धमक से चलता है और वही धमक आज प्रदेश के अंदर माफिया के अंदर दिखाई दे रही है। और उसका परिणाम भी हमारे सामने है कि हम लोगों ने इसके लिए जो प्रयास सरकार के स्तर पर हुए हैं वह सभी उसके सामने है। अगर इच्छा शक्ति हो तो परिणाम दिए जा सकते हैं। 181 मुख्यमंत्री आरोग्य मेले के माध्यम से अब तक 13 करोड़ 29 लाख से अधिक रोगी लाभान्वित हुए हैं। प्रदेश सबसे अधिक आयुष्मान भारत का गोल्डन कार्ड देने वाला राज्य है। मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से पिछले 8 वर्ष में लगभग 60,000 से अधिक जरूरतमंद लोगों को 1215 करोड़ रुपए की धनराशि बिना भेदभाव के इनके अकाउंट में दी। कोई सदस्य जिसने भी पत्र लिखा उसके लिए बिना किसी सिफारिश के पैसा उसके खाते में पहुंच गया, जिसने भी लिखा। आज सभी 75 जनपदों में डायलिसिस की सुविधा, एमआरआई और सीटी स्कैन की सुविधा वहां पर उपलब्ध कराई जा रही है, या उसका जो भी सहयोग है वह वहां पे उनको जिले में प्राप्त हो जा रहा है। वर्तमान में प्रदेश में 80 मेडिकल कॉलेजेज हैं, जिनमें 44 राज्य सरकार के द्वारा संचालित हैं और 36 निजी क्षेत्र के हैं। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इस बजट में हमने बलिया में और बलरामपुर में मेडिकल कॉलेज के लिए व्यवस्था का प्रावधान किया है। बलिया में भी मेडिकल कॉलेज बने। आप लोग तो बलिया को ही यूपी से अलग कर दिए थे और भेदभाव कर रहे थे, लगातार सारी चीजों से उपेक्षित करते थे। अरे आप लोग करते थे, आप तो जेपी के गांव को ही भूल गए थे। कनेक्टिविटी हमने दी। पता नहीं परिवहन मंत्री यहां है कि नहीं है, लेकिन परिवहन मंत्री गाड़ी वहां चलाए, ये पता नहीं बोलते नहीं। उस दिन हमेशा एक प्रश्न का जवाब एक ही, यानी अलग अलग सदस्य अलग अलग प्रश्न पूछ रहे थे लेकिन एक ही जवाब दे रहे थे। इनको बोलना चाहिए था, आप लोगों का जवाब देना चाहिए था कि जेपी के गांव को पहली बार बस सेवा से जोड़ने का काम इस सरकार ने किया है। जेपी ने, जयप्रकाश जी ने 1977 में उस समय के प्रदेश सरकार को लिखा था कि मेरे गांव में एक प्राथमिक स्वास्थ्य के एक स्वास्थ्य केंद्र है, अगर हो सके। उनकी पत्नी तब तक दिवंगत हो चुकी थी, तो उनके नाम पर उसको रख दिया जाए। आप लोग कभी नहीं किए और मुझे प्रसन्नता है हमने किया है, हमारी सरकार ने किया है। आप लोग ऐसे ही, आप लोग देखिए महापुरुषों के नाम को ऐसे ही बुलवाते हैं। आप लोग तो जेपी को भूल गए, लोहिया को भूल गए, सबको भूल गए। बिना किसी औपचारिकता के सरकारी पैसे को लूट की छूट तो नहीं दी जा सकती। आप जेपी के नाम पे होटल तो नहीं बना सकते, जेपी के नाम पे कन्वेंशन सेंटर बनना चाहिए, जेपी के नाम पर कुछ लोक कल्याण के कार्य होने चाहिए। आप अपने स्वयं के
फिजूल खर्ची के लिए जेपी के नाम का दुरुपयोग कर रहे हैं। यह नहीं हो सकता है। जेपी एक महापुरुष थे, उन्होंने लोकतंत्र को बचाया था, उनके नेतृत्व में पूरी लड़ाई लड़ी गई, लेकिन जेपी के नाम का दुरुपयोग करके आप लोग जनता के आंखों में धूल झोंकने का काम नहीं कर सकते। लेकिन हम लोगों ने अब बलिया में मेडिकल कॉलेज का भी निर्माण होगा। देखो, वहां की विधायक, बांसडी की विधायक ने भी इसके लिए पुरजोर पैरवी की थी और उनको हमने दे दिया है। बलरामपुर में भी मेडिकल कॉलेज सरदार अटल जी के नाम पर हम लोग बनाने जा रहे हैं। अटल जी की पहली प्राथमिक, यानी जब उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया था, पहला चुनाव बलरामपुर से लड़ा था और बलरामपुर में भी हम लोगों ने, आपके जनपद में भी हम मेडिकल कॉलेज दे चुके हैं और मेडिकल कॉलेज वहां बना चुके हैं। एमबीबीएस की सीट 11,800 सीट्स थी, वर्तमान में 11,800 सीट्स हैं। पीजी की 3,971 सीट है और 25-26 में हमें यूजी और पीजी में हम लोगों ने अतिरिक्त सीट्स जोड़ने की घोषणा की है, जिसके लिए हम लोग पूरे उसके साथ काम कर रहे हैं और इन सब के लिए भी हम लोगों ने 2,066 करोड़ रुपए की व्यवस्था का प्रावधान बजट में किया है। अनुसूचित जाति के लिए पूर्व दसम और दसमोत्तर छात्रवृत्ति योजना में हर एक अनुसूचित जाति जनजाति के छात्र को ये सुविधा प्राप्त होती है। बजट का प्रावधान हम लोगों ने पहले से किया है और उनको सभी को ये सुविधा प्राप्त, शुल्क प्रतिपूर्ति के साथ साथ स्कॉलरशिप भी प्राप्त होती है और ये व्यवस्था अभी भी चली आ रही है। पिछड़ा वर्ग के लिए आप देखेंगे, समाजवादी पार्टी की सरकार के समय जो केवल 1,200 करोड़ के आसपास मिलता था, इस बार 2,825 करोड़ रुपए पिछड़ी जाति के छात्रों की छात्रवृत्ति के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है। आप डाटा मिस कर गए या जानबूझ के नहीं पढ़े होंगे। आप पढ़ेंगे, मैं जानता हूं, क्योंकि आपकी कमी है, आपकी अपनी कमी को कैसे आप बोल सकते थे। और सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए भी 900 करोड़ की व्यवस्था इस बजट में की गई है सोशल सेक्टर में। ओह, मैं क्या कह रहा हूं, आप पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि समाजवादी पार्टी जहां कटघरे में खड़ी होगी उसको आप पढ़ेंगे ही नहीं। कम से कम इस उम्र में तो सच बोलने की जज्बा होना चाहिए। महोदय, नेता प्रतिपक्ष सामाजिक सुरक्षा की बात कर रहे थे। सामाजिक सुरक्षा में अगर मैं आपको डाटा दूं तो मुझे लगता है कि आप फिर आगे डाटा की बात करना बंद कर देंगे। 1 करोड़ 4 लाख से अधिक परिवारों को हमारी सरकार, ये डबल इंजन की सरकार, 12,000 रुपये महीने पेंशन की सुविधा उपलब्ध करवा रही है 1 करोड़ 4 लाख परिवारों को। और अगर मैं इसके पुराने डाटा आपको उपलब्ध कराऊं, समाजवादी पार्टी के समय में निराश्रित महिला पेंशन, यानी निराश्रित महिला पेंशन मतलब विधवा पेंशन, ये आप देते थे केवल 9,66,706 परिवारों को, महिलाओं को। हम आज दे रहे हैं 34,114 परिवारों को, 34 लाख 100, यानी 34,14,000 परिवारों को, महिलाओं को हम उपलब्ध करवा रहे हैं। आप देते थे 500 रुपया, हम दे रहे हैं 1,000 रुपया। वृद्धावस्था पेंशन आप देते थे 36,52,607 वृद्धजनों को देते थे, हम दे रहे हैं 60,99,901 वृद्धजनों को। आप देते थे 300 रुपया, हम दे रहे हैं 1,000 रुपया। दिव्यांग जन पेंशन आप देते थे 8,75,992 दिव्यांगजनों को 300 रुपया महीना, हम दे रहे हैं 11,03,739 1,000 रुपया महीना। कुष्ठावस्था पेंशन आप देते थे 4,765 को और हम दे रहे हैं 12,361 ऐसे कुष्ठ रोगियों को। ये पैसा है जो आपके समय में जो 300 रुपया भी मिलता था, वह भी 3 महीने 6 महीने में जाता था और उसमें भी आधा कट में चला जाता था।
हाँ, आप देखें ना, जब बाबू देते थे तो नगद लेते थे उन लोगों से, हम सीधे डीबीटी के माध्यम से सीधे यहां से पैसा उस लाभार्थी के खाते में देते हैं, और यह अंतर है डिजिटल ट्रांजैक्शन का। 24 जनवरी को हम लोगों ने स्कीम को लॉन्च की और अब तक 96,000 युवाओं ने आवेदन किया है। 76,000 आवेदन बैंकों को भेजे जा चुके हैं। 16,000 मामलों, यानी ये लगभग अब तक 25,000 स्वीकृत हो चुके हैं और 6,000 से अधिक को अब तक ये ऋण भी वितरण किया जा चुका है। इनका प्रशिक्षण हो रहा है और मेरा ये मानना है कि हमारा युवा इसके माध्यम से आगे बढ़ेगा महोदय, और नए रोजगार का सृजन भी करेगा। 8 मार्च को महिला दिवस भी है। प्रदेश सरकार मातृशक्ति की सुरक्षा, उनके सम्मान और उनके स्वावलंबन के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है और हम लोग इसके लिए पूरे उसके साथ काम कर रहे हैं। खासतौर पर राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत अब तक 96 लाख से अधिक जो महिलाएं थी उन्हें इस योजना के साथ जोड़ा गया है। वीसी सखी योजना के अंतर्गत अकेले उत्तर प्रदेश में 39,556 वीसी सखी के द्वारा 31,103 करोड़ रुपए से अधिक का वित्तीय लेन देन किया गया और जिसके माध्यम से उन्होंने 84.38 लाख करोड़ रुपए का शुद्ध लाभांश भी अर्जित किया है। लखपति दीदी योजना के अंतर्गत 31 लाख से अधिक लखपति दीदियों को चिन्हित करके उनमें से 2 लाख से अधिक की महिलाएं जो ऐसी हैं जो अब तक लखपति की श्रेणी में आ चुकी हैं। प्रदेश सरकार इस दिशा में पहले ही कार्रवाई कर चुकी है और इस योजना के अंतर्गत आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हमारी सरकार ने पहले यहां पर 3 महिला बटालियन का गठन भी किया था। यूपी पुलिस में 1,56,000 महिला कार्मिकों यानी पुलिस कार्मिकों की भर्ती की गई, जिसमें 20% अनिवार्य रूप से उनकी भर्ती की गई। 60,200 की भर्ती की प्रक्रिया अंतिम चरण में चल रही है और हमारा प्रयास है कि इसमें 20% महिला कार्मिक आए। उसके लिए सरकार ने उस प्रकार की व्यवस्था की है। और इस बार, पिछली बार हम लोगों ने 3 महिला पीएससी की बटालियन आप लोगों ने कई कंपनियां समाप्त कर दी थी, हमने फिर से इसको रिवाइव किया है और 3 महिला बटालियन हमने वीरांगना उदा देवी के नाम पर, वीरांगना झलकारी बाई के नाम पर और वीरांगना अवंती बाई के नाम पर गठित की हैं। और इस बार उच्च शिक्षा में हमारी जो बेटियां हैं, जो मेधावी छात्राएं हैं, उनको एक नई योजना रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के अंतर्गत हम लोग एक नई स्कीम लागू करने जा रहे हैं, जिसके लिए 400 करोड़ रुपए की व्यवस्था हम लोगों ने यहां पर की है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, ये स्कीम जब हम लोगों ने यहां लागू की थी, समाजवादी पार्टी ने विरोध किया था, कहा था ये गरीबों का उपहास है। हर अच्छे कार्य का विरोध करते हैं और ये पता नहीं विडंबना है या क्या है कि हर बुरे कार्य के साथ आपका नाम जरूर जुड़ जाता है। आपको पता नहीं क्यों इसमें बुरा लग जाता है, लेकिन ये सच्चाई है। और मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में 51,000 रुपए से बढ़ाकर के इस बार हम लोगों ने बेटी की शादी के लिए 1 लाख रुपए की घोषणा कर दी। इसके साथ ही विधवा पुनर्विवाह की राशि 11,000 से बढ़ाकर और विधवाओं की पुत्रियों की विवाह की अनुमन्य सहायता राशि 10,000 से बढ़ाकर के भी उसको 1 लाख करने का निर्णय लिया गया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और सहायकों के अतिरिक्त मानदेय के लिए भी 971 करोड़ रुपए की व्यवस्था इस बजट में की गई है। और यह वर्ष बहुत महत्वपूर्ण वर्ष है। पुण्य श्लोक माता अहिल्याबाई होलकर का 300वीं जयंती वर्ष भी है। लोकमाता अहिल्याबाई होलकर के प्रति नमन करते हुए हम लोगों ने जितनी भी कामकाजी महिलाएं हैं
उनके लिए 7 स्थानों पर उनके लिए छात्रावास खोलने का निर्णय किया है, जिसमें वाराणसी, मेरठ, प्रयागराज, गोरखपुर, कानपुर, झांसी, आगरा, यहां पर करेंगे। ये सभी हॉस्टल लोकमाता अहिल्याबाई होलकर के नाम पर होंगे। महोदय, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि रोजगार हमारे युवाओं को प्राप्त हो, हर हाथ को काम मिले, इस सरकार की प्राथमिकता का विषय है। और इसीलिए हम लोगों ने पहले दिन से कहा था कि युवाओं के जीवन के साथ खिलवाड़ करने की छूट किसी को नहीं देंगे। जिसने भी युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, हम लोगों ने उसकी पूरी संपत्ति को जब्त करने और सख्त कानून बना करके इस पर कार्रवाई करने के लिए प्रभावी कदम भी उठाए हैं। और इसके लिए इस बार हम लोग, चाहे वह पहले चरण में हम लोगों ने सरकारी नौकरियों में 7.5 लाख से अधिक सरकारी नौकरी उपलब्ध करवाने की कार्रवाई हो, एमएसएमई सेक्टर को नया जीवन दान देते हुए, एक नई पहचान देते हुए 2 करोड़ से अधिक युवाओं को उसके साथ जोड़ने में, विश्वकर्मा श्रम सम्मान के माध्यम से नए रोजगार का सृजन करने, निवेश के माध्यम से नए रोजगार और नौकरी उपलब्ध करवाने में सफलता प्राप्त की, तो साथ साथ इस बार हम लोगों ने सभी 75 जनपदों के लिए, जिन जनपदों में अब तक कोई भी निवेश की संभावना नहीं थी, यद्यपि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से चीजें हमें देखने को मिली है कि हर जनपद में किसी न किसी सेक्टर में निवेशकों ने निवेश किया है, हर जनपद में किया है। और इस बार हम लोगों ने 100 एकड़ के एक ऐसे क्षेत्रफल में, जिसको हम पीपीपी मोड पर लेकर चलेंगे, ऐसे एम्प्लॉयमेंट जोन विकसित करने की कार्रवाई है, जहां पे रोजगार सृजन के लिए हम कार्य कर सकें। और इस बार इस पूरी योजना को हम सरदार पटेल जनपदीय एम्प्लॉयमेंट जोन के रूप में, डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट जोन के रूप में इसे डेवलप करने जा रहे हैं। तो इस लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर हम इस स्कीम को यहां पे लागू करने जा रहे हैं। इसके साथ ही यह वर्ष पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म शताब्दी वर्ष भी है। श्रद्धेय अटल जी की स्मृतियों को नमन करते हुए सरकार ने नगरीय क्षेत्रों में डिजिटल लाइब्रेरी के निर्माण की कार्रवाई के लिए बजट का प्रावधान किया है। श्रद्धेय अटल जी की स्मृति को यह समर्पित है और उन्हीं के नाम पर यह स्थापित भी होंगे। बाजरा की खरीद सरकार लगातार किसानों से कर रही है। इसमें भी अन्नदाता किसानों के खाते में सीधे पैसा जा रहा है। इसके साथ ही प्रदेश में पहली बार ज्वार की खरीद भी हुई है, मक्का की खरीद भी सरकार सीधे के अन्नदाता किसानों से कर रही है। और इसके साथ ही प्रदेश के अंदर 60,000 महिलाओं को, महिला स्वयंसेवी समूह को सीडलिंग की व्यवस्था के साथ जोड़ने का काम किया गया है। और मैं बताते हुए मुझे प्रसन्नता है कि अन्नदाता किसान को उन्नत नस्ल का बीज प्राप्त हो, इसके लिए प्रदेश में हम लोग लखनऊ में कृषि विभाग के द्वारा, इस कृषि विभाग की स्थापना के 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं। और इस उपलक्ष्य में अन्नदाता किसानों को गुणवत्ता युक्त बीज और समृद्ध कृषि के लिए प्राप्त हो सके, इसके लिए 251 करोड़ रुपए का प्रावधान हमने किया है। और यह जो बीज पार्क होगा, जो सीड पार्क होगा, यह हम किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी को समर्पित कर रहे हैं कि चौधरी चरण सिंह जी की स्मृति को नमन करते हुए यह सीड पार्क उनके नाम पर हम लोग यहां पे लखनऊ में बनाने जा रहे हैं। इसके साथ ही महोदय, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के साथ साथ 26 जनपदों को यूपी एग्रीज के अंतर्गत आच्छादित करने के लिए 4000 करोड़ रुपए के निवेश एक नए प्रस्ताव के साथ सरकार सामने आई है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, अन्नदाता किसानों के हित के लिए एक बड़ी स्कीम को लेकर के हम लोग आए हैं। हर मंडी में, खासतौर पर जनपद स्तर की मंडी में पहले चरण में हम लोग करेंगे, या जनपद की जो प्रमुख मंडी होगी, माता सबरी के नाम पर कैंटीन की व्यवस्था, जहां पे सस्ते में अन्नदाता किसानों को चाय मिल सके, भोजन की सुविधा मिल सके। और यह व्यवस्था हम लोग इस बार से लागू करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के माध्यम से
हम लोगों ने 2019 में बटाईदार किसान और किसान फैमिली के साथ साथ बटाईदारों को भी शामिल किया था। और मुझे प्रसन्नता है कि इस बार के बजट में भी हमने 1050 करोड़ रुपए की व्यवस्था कृषक दुर्घटना बीमा योजना के लिए अन्नदाता किसानों के लिए उपलब्ध कराया है। एग्रीकल्चर उत्तर प्रदेश की मुख्य आधार रही है, हमारी पहचान है। अन्नदाता किसानों के बल पर न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि देश के 140 करोड़ लोगों के पेट को भरने का अन्न हमारा अन्नदाता किसान उत्तर प्रदेश से देने का प्रयास करता है। और उत्तर प्रदेश में अन्नदाता किसानों के लिए किए गए प्रयासों का परिणाम भी आज हम सबके सामने आ गया है। 2016-17 में जो किसान आत्महत्या करता था, उसे बिजली नहीं मिलती थी, सिंचाई की सुविधा नहीं थी, कर्ज तले दबा था, अच्छा बीज नहीं मिल पाता था, टेक्नोलॉजी नहीं मिल पाती थी, विकास की दर, कृषि विकास की दर 8.6 से कम थी। आज वही थोड़ा सा हमने उसे फैसिलिटेट किया कि वही अन्नदाता किसान आज उत्तर प्रदेश के अंदर कृषि विकास की दर को लगभग 14% तक पहुंचाने में सफल हुआ है। हमने पहला ही बजट अपना किसानों की कर्ज माफी से प्रारंभ किया था और मुझे प्रसन्नता है कि इस दौरान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना, सॉइल हेल्थ योजना, प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की योजना और एमएसपी लागत का 1.5 गुना दाम अन्नदाता किसान को देने जैसे कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने पर्याप्त मात्रा में खाद बीज का इंतजाम करने और कृषि सेक्टर में जो अनेक प्रयास प्रारंभ किए हैं, आज उसका परिणाम हम सबके सामने है। उत्तर प्रदेश 400 लाख टन सब्जी का उत्पादन करने में देश में नंबर 1 पर आज के दिन पर है। खाद्यान्न उत्पादन 16-17 की तुलना में जो उत्तर प्रदेश में होता था, और वह भी बिचौलियों के माध्यम से होता था, वह 557 लाख मीट्रिक टन होता था। आज 23-24 में वह बढ़कर के 667.3 लाख मीट्रिक टन हो गया है और जो सीधे किसानों से प्रोक्योर किया जा रहा है। हम अनुमान इसी से लगा सकते हैं कि 16-17 में जो खाद्यान्न उत्पादन था वह 27.25 कुंटल प्रति हेक्टेयर था, 23-24 में वह बढ़कर के 30.51 कुंटल हुआ है। तिलहन में 16-17 में मात्र 12 लाख मीट्रिक टन थी जो तिलहन का उत्पादन प्रदेश में था, 23-24 में यह बढ़कर के 28.31 लाख मीट्रिक टन हो गया है। और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में भी हमारे यहाँ 2.5 करोड़ से अधिक किसान इस योजना से सीधे सीधे लाभान्वित हो रहे हैं। 80,000 करोड़ रुपए अब तक डीबीटी के माध्यम से अन्नदाता किसानों के खातों में सीधे पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री मित्र योजना के अंतर्गत हरदोई में एक मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क बनाने के लिए, हरदोई व कानपुर में एक मेगा लेदर क्लस्टर डेवलप करने के लिए, गोरखपुर में प्लास्टिक पार्क, कन्नौज में परफ्यूम पार्क, गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर व हापुड़ में केमिकल और फार्मा पार्क जैसे सेक्टर, ये सभी हमारे ऐसी योजनाएं हैं जिनको हमारी सरकार आगे बढ़ा रही है। 10 जनपदों में संत कबीर के नाम पर, महोदय मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, हमारी सरकार संत कबीर दास जी के नाम पर 10 जनपदों में टेक्सटाइल पार्क पीपीपी मोड पर बनाने की एक बड़ी योजना को भी इस बजट में हमने घोषणा की है, जो संत कबीर के नाम पर होंगी। और जो 2 लेदर पार्क बनेंगे संत रविदास जी के नाम पर बनेंगे, इन दोनों को भी हम संत रविदास जी को समर्पित कर रहे हैं। मुख्यमंत्री सूक्ष्म यानी एमएसएमई के सेक्टर में जो उद्यमी यहाँ यूपी के अंदर निवेश किए हैं या जिन लोगों ने अपने अपने यूनिट लगाई है, यूपी एमएसएमई का सर्वाधिक यूनिट रखने वाला राज्य है। लगभग 1 करोड़ यूनिट यूपी के पास है। हम लोगों ने उन्हें एक सुरक्षा बीमा का कवर भी दिया है, 5 लाख का है, और ये स्कीम यूपी के अंदर प्रभावी ढंग से लागू हो रही है। और मैं इस बात को कह सकता हूं कि यह उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 8 वर्ष के अंदर डबल इंजन की सरकार ने
जो कार्यक्रम आगे बढ़ाए, उसी का परिणाम है कि बीमारू राज्य से उभर करके आज हम लोग देश की अर्थव्यवस्था के ब्रेकर नहीं बल्कि एक ब्रेक थ्रू के रूप में उत्तर प्रदेश ने अपनी एक पहचान बनाई है।